नमस्कार साथियों, वेलकम टू साइकोलॉजी कैंपस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जी हाँ साथियों, हम रोजाना आपके सामने सीटेट की, सीडीपी की जो टॉपिक टू टॉपिक पीवाईक्यूज यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। आपको पता है कि आपका एग्जाम 7 जुलाई को यहाँ पर आयोजित होने वाला है। 7 जुलाई को हमारा पेपर है, तो उसी क्रम में हम आपके सामने रोजाना एक एक चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करवा रहे हैं और आपसे आशा और उम्मीद करता हूं कि इन पीवाईक्यूज का आप अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, वीडियो को देख रहे होंगे और अपने साथियों को शेयर भी कर रहे होंगे। जी हाँ, इसी क्रम में हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। टॉपिक आज का हमारा है जेंडर यानी कि लिंग। जी हाँ, लिंग यानी कि जेंडर एक ऐसा टॉपिक है, इसके अंदर सीटेट के पेपर में एक प्रश्न आएगा साहब, एक प्रश्न आता है और 7 जुलाई के पेपर में भी आएगा। अब प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है, प्रश्न पूछने का एक ही तरीका है सीबीएसई वालों का। क्या है कि जेंडर रूढ़िवादिता को लेकर ये प्रश्न पूछते हैं कि एक बच्चे में यानी कि एक बालक और एक बालिका के अंदर, समाज के अंदर, सोसाइटी में, फैमिली में या फिर विद्यालय के अंदर उनकी जो भावनाओं, उनको जो एक देखने का नजरिया होता है, चाहे वो किसी भी काम को लेकर हो, उसी क्रम में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे समाज से हो चाहे विद्यालय से हो। तो जेंडर रूढ़िवादिता को जो क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं और 7 जुलाई को हमारे जो एग्जाम है सीटेट का, उसमें किस तरह के पूछे जाएंगे, बिल्कुल उसी क्रम में हम यहाँ देखने वाले हैं आज जेंडर रूढ़िवादिता को लेकर कि किस तरह की हमारे सोसाइटी के अंदर, समाज में हमारे बच्चे और बालक और बालिकाओं के किस तरह की सोच हम यहाँ रखते हैं। बढ़ते हैं आगे। आज के सेशन को सभी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे और आगे बढ़ते हैं। साथियों, पहला प्रश्न हमारा आज का है, गुलाबी रंग को लड़कियों व नीले रंग को लड़कों से जोड़कर देखना खालिस्तान यानी कि देश का उदाहरण है। यानी कि क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है कि नीले रंग को लड़कों से जोड़कर देखा जा रहा है और गुलाबी रंग को लड़कियों से जोड़कर यहाँ पर बात की जा रही है। यह एक समाज के अंदर जो कि लड़कियां जो होती है वो गुलाबी रंग पसंद करती है, जो लड़के होते हैं वो नीला रंग ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या ऐसा है? जी हाँ, सोसाइटी के अंदर ये थिंकिंग बनी हुई है हमारी कि ये किसको दर्शा रही है, किसका उदाहरण यहाँ पेश कर रही है। देखते हैं क्या ये जेंडर समता का उदाहरण पेश कर रही है, जेंडर समानता का कर रही है, जेंडर रूढ़िवादिता का कर रही है या जेंडर सशक्तिकरण का कर रही है। जी हाँ, यह जेंडर रूढ़िवादिता का यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का यह उदाहरण यहाँ हमारे सामने है कि हमारी ऐसी सोच है कि लड़कियां गुलाबी रंग ज़्यादा पसंद करती है और लड़के यहाँ पर नीले रंग ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसी सोच यानी कि समाज में बना रखी है लड़के और लड़कियों के प्रति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी प्रणाली कक्षा कक्ष में जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने में प्रभावशाली है? यानी कि एक कक्षा कक्ष की यहाँ पर चर्चा होने वाली है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सी सबसे प्रभावशाली है। देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, शिक्षिका को कक्षा में जेंडर संबंधी मुद्दों को नकारना व नजरअंदाज करना चाहिए। जी नहीं, जेंडर संबंधी मुद्दों को एक टीचर को यहाँ कक्षा के अंदर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको बढ़ावा मतलब सबके सामने एक खुलकर रखना चाहिए, अवेयर करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है, शिक्षिका को कक्षा में होने वाली गतिविधियों की जिम्मेदारी सभी बच्चों को बराबर देनी चाहिए। जी हाँ, देखते हैं शिक्षिका को शारीरिक कार्य जैसे कि मेज को लगाना लड़कों को और हल्के जो कार्य हैं जैसे कि बुलेटिन बोर्ड सजाना लड़कियों को देने चाहिए। एक टीचर है कक्षा के अंदर टेबल कुर्सी को साइड में लगाने के लिए कह रही है तो वो लड़कों को कह रही है, और जैसे बोर्ड को सजाना है या और क्लासरूम का डेकोरेशन करना है तो वो लड़कियों को यहाँ कह रही है, तो वो एक जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। ये भी बिल्कुल नहीं होगा। शिक्षिका को लड़कियों से गणित विज्ञान में ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। क्यों भाई, क्या एक टीचर को लड़कियों से गणित विज्ञान में ज़्यादा अपेक्षा क्यों नहीं रखनी चाहिए? क्या वे गणित विज्ञान नहीं पढ़ सकती? बिल्कुल पढ़ सकती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों का मानसिक विकास यहाँ पर बराबर होता है, इसमें नहीं होगा।
ऑप्शन कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन। एक शिक्षिका को कक्षा में होने वाली गतिविधियों की जिम्मेदारी सभी बच्चों को कैसी रखनी चाहिए? बराबर रखनी चाहिए। चाहे काम कोई सा भी हो, चाहे वो लड़कों का हो लड़कियों का हो, टीचर को यहाँ पर इक्विटी यानी बराबर रखना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। यह कथन कि लड़के बुद्धिमान होते हैं जबकि लड़कियां आज्ञाकारी होती है, ये किसका उदाहरण है? देखिए फिर एक ऐसा उदाहरण हमारे सामने आया है कि जो लड़के होते हैं वो तो बड़े बुद्धिमान होते हैं और जो लड़कियां होती है वह यहाँ पर आज्ञाकारी होती है, यानी कि किसी का कहना यहाँ पर टालती नहीं है, सबका यहाँ पर यह हाँ में हाँ करती है। तो आज्ञाकारी लड़कियों को बताया, यहाँ लड़कियों को आज्ञाकारी बताया है और लड़कों को बुद्धिमान बताया है। क्या ऐसा लड़के क्या आज्ञाकारी नहीं होते? जी हाँ, लड़के भी बहुत आज्ञाकारी होते हैं। ऐसा थोड़ी संभव हो सकता है, बस एक अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ मिलना चाहिए सोसाइटी या फैमिली के अंदर। तो ये किसका उदाहरण है हम देखते हैं। यह फर्स्ट ऑप्शन, क्या ये जेंडर समता का उदाहरण है, जेंडर रूढ़िवादिता का है, जेंडर समानता का है, या जेंडर भूमिका में लचीलापन का है? जी हाँ, यह जेंडर रूढ़िवादिता का ही एक उदाहरण है कि लड़के बुद्धिमान हैं और यहाँ पर लड़कियां आज्ञाकारी है। ऐसा नहीं हो सकता, लड़के भी आज्ञाकारी होते हैं और लड़कियां भी बुद्धिमान होती है। आपने देखा होगा कि आजकल तो कोई सा भी कंपटीशन का जो एग्जाम है उसमें लड़कियां ही यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा यानी कि टॉप रैंक ला रही है और हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सह शिक्षा कक्षा में एक शिक्षक लड़कों से कहता है, क्या कहता है देखते हैं। सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में गृह विज्ञान को मत लो, तुम लड़की हो, तुम लड़की नहीं हो। इससे किसको बढ़ावा यहाँ मिलेगा? यानी कि एक टीचर है, वह टीचर ये कह रहा है, किसको कह रहा है? टीचर कह रहा है कि को करिकुलर जो एक्टिविटी है, इस को करिकुलर एक्टिविटी के अंदर यहाँ एक टीचर जो है वह एक लड़के से कह रहा है, लड़के से ये कह रहा है कि आप यहाँ पर होम साइंस मत लो, यानी गृह विज्ञान आप मत लो, क्योंकि अब टीचर की एक सोच ये है कि जो गृह विज्ञान जैसा सब्जेक्ट है वह लड़कियां ही लेती है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक यहाँ लड़कों की मैं अगर रुचि की बात करूं, क्या लड़कों अगर किसी लड़के की रुचि है गृह विज्ञान में, तो क्या वह गृह विज्ञान सब्जेक्ट होम साइंस नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता है। तो यहाँ एक टीचर ये कह रहा है कि तुम लड़की थोड़ी ना हो जो होम साइंस सब्जेक्ट लोगे। तो ये किसको बढ़ावा देती है? देखते हैं। जेंडर समता को बढ़ावा देती है? जी नहीं। जेंडर रूढ़िवादिता को देती है? जी हाँ, यह एक जेंडर रूढ़िवादिता को ही यहाँ बढ़ावा दे रही है। क्वेश्चन में आपका सेकंड ऑप्शन ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज का जो टॉपिक हमारा वह जेंडर रूढ़िवादिता को लेकर है। सारे ही क्वेश्चन इसी के ही हमें देखने हैं और एक पिछले एग्जाम के अंदर यानी कि सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन आपको उदाहरण के तौर पर पूछे गए हैं और अगला जो 7 तारीख का पेपर है उसमें भी ऐसे ही पूछे जाएंगे, निश्चित तौर पर आप मानिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभिकथन यानी कि ए, किशोरों की जेंडर भूमिकाओं व रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती है। जी हाँ, एक जो ये एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं, विज्ञापन जो होते हैं और जो फिल्में होती है वह क्या करती है, वह सबके सामने लाती है। कोई भी चीज होती है उसको यानी कि एक उसका उदाहरण यानी कि सबके सामने पेश करती है। बिल्कुल राइट है। जो मीडिया हमारा होता है वह समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। जी हाँ, चाहे वो मीडिया के माध्यम से बात करें, चाहे हम यहाँ विज्ञापन के माध्यम से बात करें, चाहे फिल्मों के माध्यम से बात करें, जो जेंडर रूढ़िवादिता है जो हो रही है उसको सबके सामने यहाँ पर लाना, दिखाना, एक बहुत अच्छा मैसेज समाज को यहाँ पर दिया जाता है कि क्या लड़कों में और लड़कियों में हमें भेद मिटाना है, किस तरह का पक्षपात नहीं रखना है। तो जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए मीडिया, फिल्में, विज्ञापन, जो भी हम अनेक प्रकार के एक्टिविटीज है उनके माध्यम से सबके सामने ला सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट यानी कि
अभिकथन और तर्क दोनों ही राइट हो जाएंगे। तो ए और आर दोनों बिल्कुल राइट हैं और सही व्याख्या भी कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। ठीक है, वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के यहाँ पर खेलते हैं, मैं तो तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। क्या लाऊंगी? एक गुड़िया लाऊंगी। तो माँ का जवाब यहाँ क्या दिखा रहा है? वापस घूम फिरकर एक उदाहरण के माध्यम से वही बात हमारे सामने आ रही है कि एक अमित है, तो अमित कह रहा है कि वैशाली ये कह रही है कि मुझे भी अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। तो उसकी माँ कह रही है, वैशाली की माँ ये कह रही है कि नहीं, आपको फुटबॉल नहीं दिलाऊंगी मैं, तुम्हारे लिए तो मैं एक गुड़िया लेकर आऊंगी, उससे तुम खेलना। तो वैशाली की जो ये माँ है, उस मदर के अंदर किस तरह की यहाँ पर सोच है एक बच्चे और बच्ची के प्रति? सोच यह है कि वैशाली की माँ ये कह रही है कि नहीं, फुटबॉल नहीं दिलाऊंगी, मैं तुम्हें गुड़िया दिलाऊंगी। तो जो फुटबॉल होता है वो फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, ये उनकी सोच है। और जो गुड़िया रानी जो होती है उससे केवल लड़कियां यहाँ पर खेलती है, ये उनकी सोच है। तो ये किसको यहाँ दर्शा रही है? बस हमसे यही पूछा है। जी हाँ साथियों, देखते हैं। जेंडर भूमिका में लचीलापन, लिंग समता, लिंग रूढ़िबद्धता। जी हाँ, लिंग रूढ़िबद्धता ही यहाँ पर आंसर होगा। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग यहाँ होगा। यह लड़कों और लड़कियों के अंदर जो भेदभाव दिखाएगा, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप होगा। आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जेंडर डैश निर्मित है जबकि लिंग निर्मित है। तो जो जेंडर है यानी कि हमारी सोसाइटी के अंदर लड़कों और लड़कियों के अंदर जो जैसी हमारी थिंकिंग बनी हुई है, तो एक कैसी है, एक सामाजिक संरचना है। हमने एक समाज के अंदर ये मैसेज दे दिया कि भाई लड़के जो होते हैं वो फुटबॉल खेलेंगे और जो लड़कियां होती है वो गुड़िया रानी के साथ ही खेलेगी। तो ये क्या हो गया? ये हमने एक समाज के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर ऐसा लड़कों और लड़कियों में एक भेद पैदा कर दिया। तो ये एक सामाजिक संरचना है। कैसी संरचना है? एक सामाजिक संरचना निर्मित है। जबकि लिंग एक जैविक निर्मित है। कौन सा है? बायोलॉजिकल है, जो हमें अपने पूर्वजों से यानी कि मदर और फादर से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इसके अंदर। बैठ गए ना आपके? जेंडर एक सामाजिक निर्मित है जबकि लिंग जैविक निर्मित है। जी हाँ, सोशल एंड बायोलॉजिकल। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में जब भी कोई लड़का रोता है, ठीक है, कक्षा में कोई भी लड़का रोता है तो दूसरे विद्यार्थी उसे यह कहकर चिढ़ाते हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, तुम लड़के नहीं रोते। उनका यह कथन क्या दर्शाता है? कक्षा के अंदर एक साइड में एक बच्चा बैठा हुआ है, लड़का, और वो रो रहा है, तो और लड़के उसको ये कह रहे हैं कि क्या लड़कों की तरह लड़कियों की तरह रो रहा है, लड़के रोते थोड़ी ना हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि लड़के नहीं रोते? जी हाँ, लड़के भी यहाँ पर रोते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे वो, पर लड़के जो होते हैं वो आंखों से नहीं, वो अंदर से रोते हैं शायद। ऐसा एक समाज में हमारी क्या संरचना ये बना रखी है, ये सोच है कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां ही यहाँ पर रोती है। तो ये किसको यहाँ पर बढ़ावा दे रहे हैं? देखते हैं ऑप्शन के अंदर, देखते हैं। लैंगिक समता को, लैंगिक समानता, लैंगिक स्थिरता या लैंगिक रूढ़िवादिता। जी हाँ, यहाँ भी लैंगिक रूढ़िवादिता की, जेंडर स्टीरियोटाइप की ही यहाँ पर बात हो रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जेंडर रूढ़िवादिता को लेकर, जेंडर स्टीरियोटाइप को लेकर आपको उदाहरण के माध्यम से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको केवल टिक लगाना है उस पर। जेंडर के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों को किसके लिए प्रेरित करना चाहिए? यानी कि एक शिक्षिका है,
एक टीचर है उसको कक्षा के अंदर यहाँ किस तरह बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। देखते हैं, जेंडर बद्धता के प्रति, जेंडर स्थिरता के प्रति। थर्ड ऑप्शन, सामाजिक तौर पर स्वीकृत जेंडर भूमिका को अपनाने के लिए। या फोर ऑप्शन देखते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन के लिए। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर होगा? जी हाँ साथियों, फोर ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। यानी कि कक्षा के अंदर एक टीचर है, उस टीचर को यहाँ कक्षा में इसके लिए प्रेरित करना चाहिए कि जो जेंडर रूढ़िवादिता है, जेंडर स्टीरियोटाइप है, इसके लिए प्रेरित यहाँ करना चाहिए कि किस तरह यहाँ लचीलापन होना चाहिए, कि जरूरी नहीं है कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़के भी यहाँ रोते हैं, जरूरी नहीं है लड़कियां ही रोती है। इस तरह का उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक फ्री इन्वायरमेंट यहाँ पर पैदा करना चाहिए लड़कों और लड़कियों के प्रति, ताकि एक पॉजिटिव मैसेज यहाँ निकले। तो कौन सा हो जाएगा? फोर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यह देखा गया है कि माताओं की अनुपस्थिति में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से घरेलू कार्यों को करने व छोटे भाई बहनों की देखभाल की अपेक्षा की जाती है। क्वेश्चन में आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर वही बात पूछी जा रही है कि माताओं की, घर पर जो हमारी मम्मी होती है, वह छोटे भाई बहनों की देखभाल करने के लिए या फिर घरेलू जो कार्य करने के लिए किससे अपेक्षा करती है? लड़कियों से अपेक्षा करती है। तो ये किसका उदाहरण है साथियों? क्या घर पर जो लड़के होते हैं वो क्या घरेलू कार्य नहीं कर सकते? जी हाँ, वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पर घरेलू कार्य कर सकते हैं, पर उनको घर वाले घर के अंदर का काम नहीं बताते, लड़कों को बाहर का काम ज्यादा बताते हैं, पर वो घर का भी काम कर सकते हैं। तो देखते हैं ये किसका उदाहरण यहाँ पर है। जेंडर रूढ़िवादिता का है, जेंडर निष्पक्षता का है, जेंडर समानता का है, या फिर जेंडर पारसंगिकता का है? जी हाँ, ये जेंडर, एक सेकंड, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। यह भी जेंडर स्टीरियोटाइप का ही उदाहरण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक माध्यमिक कक्षा में जेंडर अलगाव आधारित बैठने की व्यवस्था तथा सख्त जेंडर आधारित अधिगम क्रियाकलाप क्या है? यानी कि कक्षा है, कक्षा के अंदर एक सख्त जेंडर आधारित जो यहाँ पर बैठने की व्यवस्था, यानी कि लड़कियों को आगे की बेंचों में बिठा रहे हैं, या फिर एक क्रम के अंदर लड़कियों को बिठा रहे हैं और एक क्रम के अंदर लड़कों को यहाँ पर बिठा रहे हैं, तो वो एक किस तरह का यहाँ पर उदाहरण है? देखते हैं। तो सख्त जेंडर आधारित जो अधिगम क्रियाकलाप है वह फर्स्ट ऑप्शन, जेंडर की समानता को बढ़ावा देंगे, या फिर जेंडर समता को सुशासित करेंगे, या जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ाएंगे, या जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहित करेंगे। क्या करेंगे ये? अगर एक सख्त जेंडर यहाँ पर आधारित सीखने का जो क्रियाकलाप यहाँ पर टीचर यहाँ कर रहे हैं कक्षा के अंदर, तो वह क्या करेंगे? वह एक लीड टू जेंडर बेस, यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता को ये बढ़ाएंगे। ये जरूरी थोड़ी ना है कि कक्षा के अंदर लड़कियां ही आगे बैठे, जी नहीं, एक ऐसा कि कक्षा में बैठने की व्यवस्था, क्रम व्यवस्था होनी चाहिए कि उसमें जो बैक बेंचर होते हैं वो भी आगे बैठें, और जो आगे वाले जो होते हैं वो स्टूडेंट वह भी पीछे जाकर बैठें। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आगे की बेंचें या फिर एक क्रम के अंदर इधर लड़कियां और इधर लड़के, ऐसा नहीं होना चाहिए क्लास के अंदर। एक क्लास में एक बिल्कुल जेंडर रूढ़िवादिता को लेकर एक बिल्कुल फ्री इन्वायरमेंट यहाँ होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। क्यों भाई? एक जो गणित के जो टीचर हैं, मैथ के जो टीचर हैं, उनको लड़कियों से कक्षा में कम अपेक्षा रखनी चाहिए। तो क्या ये बताइए आप, कक्षा के अंदर जो लड़कियां होती है वह क्या गणित नहीं पढ़ सकती? क्या वे गणित में कमजोर होती है? क्या लड़के ही गणित यहाँ पढ़ सकते हैं? जी नहीं, लड़कियां तो मैथ में अब बहुत सुपर रिजल्ट यहाँ पर आने लगा है। ऐसा एक शिक्षक बिल्कुल नहीं कर सकता क्लास के अंदर कि एक
लड़की को यहाँ पर गणित में कम रखना चाहिए अपेक्षा। जी नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। लड़कियों, तर्क देखते हैं, लड़कियों में गणित को समझाने की आनुवंशिक क्षमता नहीं होती। फिर नेगेटिव बात ये कह रहे हैं कि लड़कियों में जो होता है वो गणित को समझाने की आनुवंशिकता नहीं होती, आनुवंशिक जो क्षमता होती है वो नहीं होती। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि लड़कियां गणित में किसी को समझाने की क्षमता अपने मदर पेरेंट्स से यहाँ पर नहीं हो सकती? जी नहीं, इसका अजर्सन और रीजन दोनों के दोनों ही यहाँ पर रॉन्ग हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4 ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ए और आर दोनों ही गलत हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान, कक्षा के अंदर क्रिकेट पर चर्चा हो रही है। देखते हैं, एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है, यानी कि क्रिकेट के बारे में लड़कों से ज्यादा सवाल यहाँ पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की ये क्रिया किसका उदाहरण है? जी हाँ, कल ही हमारे भारत और साउथ अफ्रीका के अंदर जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है उसमें इंडिया जीता है। तो एक कक्षा के अंदर जो टीचर है वह लड़कों से ही यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है क्रिकेट के बारे में, लड़कियों से नहीं पूछ रहा है। क्या ये किस तरह का एक उदाहरण है? देखते हैं ऑप्शन। क्या ये जेंडर सशक्तता का है, जेंडर पक्षपात का है, जेंडर प्रासंगिकता या समानता का है, या जेंडर धमकी का है? बताइए। जी हाँ साथियों, हमें पता है ये जेंडर पक्षपात यहाँ दिखा रहे हैं टीचर जेंडर पक्षपात दिखा रहे हैं, जेंडर रूढ़िवादिता यहाँ दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह क्रिकेट के बारे में लड़कों से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लड़कियों से नहीं पूछ रहे हैं। क्या लड़कियां नहीं बता सकती क्रिकेट के बारे में प्रश्न उत्तर? बिल्कुल बता सकती है, क्योंकि हमें पता है अगर इंडिया की जो क्रिकेट टीम है बॉयज की, वैसे ही लड़कियों की यानी कि महिला क्रिकेट टीम भी है, पुरुष क्रिकेट टीम भी है तो, और महिला क्रिकेट टीम भी है। तो क्या महिलाएं रुचि नहीं लेती क्रिकेट में? जी नहीं, महिलाएं बहुत अच्छे तरीके से रुचि ले रही है, पुरुषों को भी टक्कर दे रही है। सेकंड ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक विद्यालय बैडमिंटन की यहां पर प्रतियोगिता हो रही है, बैडमिंटन का कंपटीशन हो रहा है स्कूल के अंदर के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है, ठीक है, और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को यहाँ पर प्राथमिकता देता है। ये क्या सूचित हमारे सामने कर रहा है? वही विद्यालय की बात आ गई, या तो फैमिली की बात होगी या विद्यालय की बात होगी, कि विद्यालय के अंदर टीम का चयन हमें करना है, उसके लिए यानी कि बैडमिंटन की प्रतियोगिता के लिए यहाँ पर लड़कों का चयन किया जा रहा है, और संगीत यानी कि म्यूजिक कंपटीशन के लिए लड़कियों को यहाँ पर चयन किया जा रहा है। तो ये क्या दर्शा रहा है? बताइए क्या दर्शा रहा है? आपको पता लग गया होगा, आपका आंसर आपके सामने है। जेंडर स्थायित्व को दर्शा रहा है, जेंडर पहचान को दर्शा रहा है, जेंडर समानता को, या जेंडर रूढ़िबद्धता को? जी हाँ, यह है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को ये दर्शा रहा है। 4 ऑप्शन राइट है इसमें, कि जो लड़कियां होती है, देखिए कैसा हमारे थिंकिंग है, हमारे समाज का कैसा थिंकिंग है कि जो लड़कियां होती है वह म्यूजिक अच्छे से यहाँ पर बजा सकती है, गा सकती है, सुना सकती है, और जो लड़के होते हैं वह बैडमिंटन अच्छे से खेल सकते हैं। देखिए किस तरह का इन्वायरमेंट स्कूल में यहाँ पर बता रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़कियां तो बैडमिंटन में बहुत ही आसमान तक पहुंच गई है, बहुत गोल्ड मेडल यहाँ लेकर आ रही है, और जो लड़के होते हैं, और लड़के फिल्म इंडस्ट्री में आप देखिएगा जो म्यूजिक जो गा रहे हैं वो लड़के बहुत अवेयर हैं। तो ये विद्यालय के अंदर किसकी बात हो रही है? जेंडर रूढ़िबद्धता की यहाँ पर बात हो रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, शिक्षकों को कौन सा व्यवहार बच्चों में जेंडर रूढ़िबद्धता यानी पक्षपात कम करने में मदद करेगा? कौन सा इनमें 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन है जो जेंडर रूढ़िबद्धता यानी कि जो पक्षपात है उसको कम करने में हमारी मदद करेगा? फर्स्ट ऑप्शन है, कक्षा में केवल लड़कों को भारी कुर्सी मेज उठाने को कहना। क्या एक कक्षा के अंदर भारी कुर्सी जो मेज है वो क्या वो केवल लड़के उठा सकते हैं? जी नहीं, वो लड़कियां भी उठा सकती है। ये नहीं होगा इसमें। खेल के लिए गुड़िया घर केवल लड़कियों को देना,
अब गुड़िया रानी से खेलने के लिए और घर केवल लड़कियों को देना, ये क्या लड़कों को नहीं दे सकते? क्या लड़के नहीं खेल सकते? बिल्कुल लड़के भी खेल सकते हैं, छोटे बच्चे खूब खेलते हैं, ये भी यहाँ नहीं होगा। देखभाल करने वाले व्यवसायों का जिक्र केवल औरतों के संदर्भ में करना, जी नहीं। देखभाल करने यानी कि केयर अच्छे तरीके से महिलाएं कर सकती है, क्या पुरुष नहीं कर सकते? क्या आप मुझे बताएं? जी हाँ, पुरुष भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ केवल जो महिलाएं होती है वही अच्छे तरीके से, केवल जहां भी केवल अगर शब्द लग जाए तो वह ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ये मान लेना आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 4, सभी जेंडर में, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, इनमें स्वायत्ता व सहानुभूति के गुण विकसित करना। 4 ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। 4 ऑप्शन ये कह रहा है कि चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, चाहे मैन है या वुमेन है, दोनों के अंदर हमें एक सहानुभूति के गुण और एक स्वायत्ता के गुण विकसित करना ही जेंडर जो पक्षपात है, रूढ़िवादिता पक्षपात है, वो कम होगी। समझ गए होंगे साथियों आप, जो 4 ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। इसी तरह का व्यवहार हमें यानी कि समाज के अंदर ये नहीं रखना चाहिए कि ये तो लड़का है, ये नहीं कर सकता, और लड़के और लड़कियों के प्रति जो यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता होती है, जो पक्षपात होता है, उसको यहाँ पर हमें नहीं दिखाना चाहिए। इसको बिल्कुल से बिल्कुल यहाँ पर कम करना चाहिए। एक अच्छे विद्यालय की पहचान तभी होती है, और अच्छी फैमिली और अच्छे जो सोसाइटी है उसकी यहाँ पर पहचान तभी बनती है जब जेंडर रूढ़िवादिता पूरी तरह खत्म हो जाएगी, तभी यहाँ पर एक अच्छा मैसेज यहाँ जाएगा लड़कों और लड़कियों के अंदर। तो साथियों, आज के लिए जेंडर रूढ़िवादिता को यानी कि लिंग को लेकर इतने ही प्रश्न हमने आपके सामने रखे हैं, और आपने अच्छे से इन प्रश्नों का वीडियो के अंदर देखा और एनालिसिस किया। आपको एग्जाम यानी कि सीटेट का जो एग्जाम है उसके अंदर मान के चलना कि इस तरह का ही आपको उदाहरण मिलेगा, और जेंडर रूढ़िवादिता का प्रश्न इसी तरह का देखने को मिलेगा। पेपर में एक प्रश्न 100% आता ही आता है। आप चाहे पिछले 2011 से जब भी हमारा पेपर शुरू हुआ है सीटेट का, इसमें एक प्रश्न हर बार एग्जाम में आ रहा है, और 7 जुलाई वाले एग्जाम में भी ये मान लेने छप गया है। तो आज के सेशन को सभी साथी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, और बेल आइकन की घंटी आपने दबाएंगे। चलो, आज के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जोश के साथ, होश के साथ। थैंक यू।